हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट किया था, तो आज हमारा जो है नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। हमारे चैनल यानी कि द फ्यूचर कोचिंग पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको रेगुलर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। मतलब आप अपनी तैयारी को निःशुल्क ही एक अच्छी धार दे सकते हैं अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी प्लेलिस्ट होंगी। चाहे आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हों, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हों, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं जूनियर असिस्टेंट में रीजनिंग पूछी जाती है और हिंदी पूछी जाती है और जीके पूछी जाती है। मैथ्स वहां पे नहीं आता है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आपकी रीजनिंग, जीके और हिंदी का सेक्शन आपका वहां पे प्लेलिस्ट में डला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एसएससी का कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का सिलेबस आता है, उन सबका प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसका भी मैं आपको रीजन बता दूं कि अगर आपको कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, मैथ्स मैं खुद ही पढ़ाता हूं यहाँ पे, तो अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरा जो मोटिव है वो आपको मैथ्स सिखाने का है। मेरा रीजनिंग का लेक्चर आता है फ्राइडे और सैटरडे को, तो रीजनिंग का जो मेरा मोटिव है वो रीजनिंग सिखाने का है, मेरा किसी को एग्जाम का नहीं है। मेरा जो मोटिव है वो आपको रीजनिंग मतलब कंसेप्ट आपको सिखाना है, ठीक है। आप अगर कंसेप्ट आपका मजबूत होगा तो चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे यूपी पुलिस का दो, चाहे दिल्ली पुलिस का दो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो या बैंक का दो, आपको सारे के सारे में कंसेप्ट जो लगेगा सभी एग्जाम्स में आपका सेम ही लगता है। तो इसलिए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल पे आपको सब एग्जाम की तैयारी एक तरीके से निःशुल्क ही मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ब्लड रिलेशंस यानी कि रक्त संबंध। रीजनिंग की जो हमारी क्लासेज हैं वो फ्राइडे और सैटरडे को दोपहर 2 बजे अपलोड हो जाती है। तो अगर आपको शेड्यूल नहीं पता है तो मैथ्स की क्लास आपकी 4 PM पे लाइव होती है, प्रीमियर हम चलाते हैं इसमें। और आपका जो रीजनिंग है ये आपकी मंडे टू थर्सडे आपकी आती है। आज आपकी क्लास नहीं आई, जो थर्सडे की क्लास है वो आपकी अपलोड नहीं हो पाई थी, वो टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो बाकी रेगुलर क्लासेस आती है मंडे टू थर्सडे। तो थर्सडे वाली क्लास जो है आपकी वो मिस हो गई थी, वो आपकी नेक्स्ट मंडे में आ जाएगी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की जो क्लास है आपकी वो फ्राइडे और सैटरडे को आपको 2 PM पे मिलती है। तो मैथ्स का जो शेड्यूल है वो 4 PM का है और जो आपका रीजनिंग का शेड्यूल है वो 2 PM का है, ठीक है, 2 बजे PM पर। चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लड रिलेशन। देखिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या DSSB का हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, वहां आपसे 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के जरूर मिलते हैं। मेरा भी मेन मोटिव यही है कि पहले मैं वो सारे चैप्टर आपको कवर करा दूं जो आपके एग्जाम्स में जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट से, एक एक चीज हम ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट। देखिए, ब्लड रिलेशन में बेसिक कंसेप्ट इतना ही है कि आपको थोड़ी समाज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ा सोशल होना चाहिए। इसके लिए क्यों सोशल होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपके जो रिलेटिव हैं उनसे आपका क्या संबंध है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी बुआ हैं, तो आपकी बुआ के लिए आप क्या लगोगे, आप भतीजे लगोगे। आपके चाचा हैं, आप उनके लिए क्या यूज लगोगे, उनके भी आप क्या लगोगे, भतीजे। आपके मामा होंगे, आपके मामा हैं तो आपके उनके लिए क्या लगोगे, आप उनके भांजे लगोगे अगर आप मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल में क्या आएगा, ये भतीजी आ जाएगा, ये चाचा के लिए भी भतीजी आएगा और मामा के लिए क्या आएगा, मामा के लिए ये भांजी आ जाएगा। देखिए, जो रिलेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। ब्लड रिलेशन जो हमारा चलता है वो 2 साइड से चलता है, एक पैटर्नल साइड से
और एक आपका मैटरनल साइड से। अब पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पैटर्नल साइड वो साइड होती है जो आपके पिता से रिलेट होते हैं, पिता की तरफ के संबंध। तो जितने भी पिता की तरफ के संबंध होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, पैटर्नल साइड से। और जितने भी माता की तरफ से संबंध होंगे, जितने भी आपके माता की तरफ से संबंध होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके मैटरनल साइड। अब आप कहोगे कि इनका पता कैसे चलेगा, देखिए चाचा, बुआ, फूफा, ठीक है, ताऊ, ये सब कहां होते हैं, या और कौन हो सकता है इसमें, दादा हो जाएंगे इसमें, ठीक है, दादी हो जाएगी इसमें, चाची हो जाएंगी, और जी तुम्हारी ताई हो जाएंगी। तो ये सब जितने भी होते हैं ये आपको किधर के रिलेशन मिलते हैं, ये सब पिता की साइड से मिलते हैं। अब आप कहोगे माता की साइड से कौन मिलेंगे, तो माता की साइड से आपको रिलेशन मिलेंगे मामा, नाना, नानी, मामी, मौसी, मौसा। तो ये सारे रिलेशन कहां से होंगे, ये सारे रिलेशन आपके होंगे मैटरनल साइड से। तो अब आप चीजें समझे होंगे कि पैटर्नल साइड यानी कि जो भी तुम्हारे पिता की तरफ से रिलेशन है वो पैटर्नल साइड, और जो तुम्हारी माता की तरफ से रिलेशन है वो सब मैटरनल साइड होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि भाई आपका सोशल होना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को या इस चैप्टर को अच्छे से कंसेप्ट बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि आपसे क्या होगा कि आपको सपोज करो आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया और वहां पे आपका आंसर निकल के आ गया कि बुआ के या फिर हम कहें कि आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगेंगी, या आपके पिताजी की बहन के लिए आप क्या लगोगे। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पिताजी की बहन यानी कि आपकी बुआ, और बुआ आपको क्या कह के बुलाएंगी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसमें इंग्लिश वाला जो ऑप्शन होता है वो कहीं ना कहीं इजी बन जाता है एज कंपेयर टू हिंदी, क्योंकि हिंदी में जो रिलेशन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इंग्लिश में जो रिलेशन होते हैं वो कम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें भतीजे, भतीजे और भांजे को, तो इन तीनों के लिए ही इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड यूज होता है, नेफ्यू। ठीक है, भांजी के लिए क्या यूज होता है, नीस होता है। तो यहां पे एक ही शब्द से खत्म हो जाता है, नेफ्यू और नीस। आगे चल के हम पढ़ेंगे इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा। चलिए ये चीज क्लियर है। तो ब्लड रिलेशन में दो साइड चलती हैं आपकी, एक पैटर्नल साइड, एक मैटरनल साइड। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले तो जो देखो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, साधारण प्रश्न हम बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं पहेली आधारित प्रश्न। मतलब आपको एक 2 या 3 सेंटेंस लिख के दे देगा और उस सेंटेंस से आपको डायग्राम बनाना होगा और उसके बाद वो क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा। दूसरा क्या आता है आपका, कोडेड प्रश्न आते हैं। कोडेड प्रश्न कह देगा कि वो A स्टार B का अर्थ है A B की बहन है। मतलब उसने डायरेक्ट ना बता के A B की बहन है, वो कह देगा A स्टार B। मतलब ये जो स्टार है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बहन को। तीसरा आएगा आपका इशारों पे आधारित प्रश्न, या फिर हम इन्हें सांकेतिक प्रश्न भी कह देते हैं, इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं सांकेतिक। सांकेतिक प्रश्न कैसे आते हैं कि आपसे कह देगा कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए मोहन ने कहा। तो वो जो तस्वीर वाले क्वेश्चन आते हैं वो इसमें तीसरे टाइप में आते हैं, इशारों वाले में। ठीक है, तो आपसे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 हम तीनों तरीके के चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, अभी हमने जाना ब्लड रिलेशन क्या है, ब्लड रिलेशन में क्या क्या कंसेप्ट लगते हैं उस चीज के बारे में जानते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हमें जेंडर के बारे में पता होना चाहिए। अब आप कहोगे जेंडर क्या होता है, तो जेंडर देखिए आपको पता है हमारे समाज में 2 तरह का जेंडर होता है, एक महिला और एक आपका पुरुष। अब समस्या यह है कि भाई कई बार ऐसे नाम आ जाते हैं जो कॉमन होते हैं, महिला का भी और पुरुष का भी। जैसे संतोष नाम हम ले सकते हैं, संतोष नाम महिला का भी होता है पुरुष का भी होता है। कमल नाम ले देते हैं हम, संजू नाम ले देते हैं हम, संजू महिला का नाम भी आ जाता है और पुरुष का नाम भी आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो महिला, और अगर आपने कोई आपके घर में दादा दादी दादा होंगे और उनकी जनरेशन के अगर हम नाम देखें
तो उनके जनरेशन ऑलमोस्ट आपको ऐसे लगेंगे। सुरेश महिला का भी होता है, पुरुष का भी होता है। राजेश महिला का भी होता है, पुरुष का भी होता है। क्योंकि मैं इस एग्जाम्पल को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके दे रहा हूं, क्योंकि हमारे खुद के पड़ोस में राजेश नाम की महिला भी हैं, सुरेश नाम की महिला भी हैं और संतोष नाम की महिला भी हैं। और आप जानते हैं ये तीनों नाम पुरुष के लिए भी हैं, और मैं तो खुद तुम्हें बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल महिलाएं हैं हमारे पड़ोस में। राजेश भी है, सुरेश भी है और एक संतोष भी है। तो इस तरीके से, और संतोष आपको पता है पुरुष का नाम भी हो सकता है, कमल नाम हो जाता है, कोमल नाम हो जाता है। तो सबसे मेन बात यही है कि भाई हमें जेंडर का पता होना बहुत जरूरी है, कि जो सामने वाला जो हमें चीजें बताई गई हैं। और चलिए नाम की भी नहीं है, कई बार ये आ जाता है ए बी की बहन है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बी सी का भाई है, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, तो इसमें तो नाम भी नहीं है। देखो ए बी सी में हम कैसे पता करेंगे कौन क्या है? तो सबसे पहले हमें जेंडर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कौन किस जेंडर का है। अब देखिए महिला और पुरुष के लिए हम दो सिंबल का यूज करेंगे, कि अगर कोई महिला है तो हम उसके लिए माइनस सिंबल का यूज करेंगे, कि हम अगर किसी महिला को दर्शाना है तो हम किससे दर्शाएंगे? माइनस के साइन से। पुरुष को दर्शाना है तो हम दर्शाएंगे प्लस के साइन से। जैसे अगर आपसे कह दे कि ए बी का भाई है, ठीक है, इस तरीके से एक सेंटेंस आ जाता है, कह रहा है कि ए जो है वो बी का भाई है। मतलब ए क्या है? भाई है किसका? बी का। तो यानी कि हमें एक बात पता चल गई कि ए क्या है? पुरुष है। तो हम देखिए ये पुरुष महिला इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि अगर कोई पुरुष है तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस से। तो हम सिंपल कह देंगे कि ए जो है वो प्लस है, यानी कि प्लस से हमें पता चल जाएगा कि ए एक पुरुष है। मान लो ये आता कि बी सी की माता है, तो आपको पता चल गया कि जो बी है वो सी की माता है। तो बी क्या हो जाएगा? बी माता है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जेंडर को डिफाइन करना है, कि अगर महिला सदस्य है तो माइनस, और अगर पुरुष सदस्य है तो प्लस। क्लियर बात? तो जेंडर की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ क्रिएट हो जाएगी कि अच्छा इसलिए हमें जेंडर की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने बात करा था जेंडर का। जेंडर दो बताए थे मैंने, एक महिला और एक आपके पुरुष। अब यहां पे बात आ रही है जेंडर गैप। अब जेंडर गैप क्या होता है? पीढ़ियां, या हम कह सकते हैं पीढ़ियों का अंतर। ठीक है भाई, जेंडर गैप क्या होगा? पीढ़ियों का अंतर। अब महिला को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से और पुरुष को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से। अब जेंडर गैप क्या होगा? जेंडर गैप देखिए, जेंडर गैप आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखने हैं। जैसे आपके सामने अगर कोई कंडीशन आ जाए, पिता और पुत्र, आपके सामने आ जाए माता और पुत्री, आपके सामने आ जाए भाई बहन, आपके सामने आ जाए पति पत्नी, और आपके सामने आ जाए एक दादा पोता। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, 4 से 5 एग्जाम्पल हैं। 1 2 3 4 और एक ये आपका 5। अब मैं आपको अगर जेंडर गैप की बात पूछूं आपसे, तो आप मुझे बताओ कि पिता और पुत्र में कितनी जनरेशन। देखिए जेंडर गैप कब आएगा? कम से कम, या हम अप्रोक्सीमेट मान के चलेंगे 10 से 15 साल का गैप होने चाहिए आपके, या 15 साल भी मैं कम कह रहा हूं, ये आपका उल्टा हो जाएगा। 15 से, ये आपका 15 से 20 साल का गैप होना चाहिए दो लोगों की उम्र में। अब मुझे बताओ पिता और पुत्र, पिता और पुत्र ऐसा तो है नहीं कि सेम जनरेशन के होंगे भाई। पिता कहीं ना कहीं बड़ा होगा और पुत्र क्या होगा? छोटा। तो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में पिता और पुत्र को दर्शाना होगा, हम कैसे दर्शाएंगे? तो हम पिता को रखेंगे ऊपर की साइड, और एक वर्टिकल लाइन से हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे? पुत्र को। ठीक है, कि भाई पिता ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा व्यक्ति ऊपर रहेगा, छोटा व्यक्ति नीचे रहेगा। तो जब भी हमें पिता और पुत्र को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक कैसी लाइन लेंगे? हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली कंडीशन पिता और पुत्र के लिए। अब देखिए माता और पुत्री भी तो सेम होगा, कि भाई पिता की उम्र की माता होंगी और पुत्री क्या होगी? पुत्र की उम्र की होगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन होंगे। तो जब हमें माता और पुत्री को रिप्रेजेंट करना होगा तब भी हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होगा, कि माता को हम ऊपर रखेंगे और पुत्री को नीचे। अब देखिए इसमें जितने भी इस जनरेशन के गैप वाले लोग आएंगे सबको हमें
यानी कि पिता और पुत्र के बीच में जो जनरेशन गैप होता है वो एक जनरेशन का होता है, ठीक है। और एक जनरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से। माता और पुत्री में कितनी जनरेशन का गैप होता है, एक जनरेशन का होता है, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से। क्लियर। अब बात करते हैं भाई बहन। देखो भाई बहन में कभी भी 20 साल का गैप आपको शायद ही मिले, नहीं मिलेगा, अगर होगा तो एक्सेप्शन होगा। तो भाई बहन के लिए अगर हम बात करें तो भाई बहन सेम जनरेशन के होते हैं। तो जब हमें सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे बात को, कि अगर हमें सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है, कैसी जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है, सेम जनरेशन को, तो हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरीके से, क्षैतिज रेखा भी बोल देते हैं हम इसे, थोड़ा टेढ़ी बन गई है लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीधी बनानी है बिल्कुल। तो एक तरफ आएगा भाई और एक तरफ आ जाएगी बहन। तो जब भी हमें सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, क्षैतिज रेखा हम बोलते हैं इसे, ये ऊर्ध्वाधर होती है। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन हमें चौथी कौन सी दी है, हमें चौथी कंडीशन दी है पति पत्नी की। आपको पता है पति पत्नी जो होते हैं वो भी सेम जनरेशन के होते हैं, अगर हम एक दो अपवाद को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि पति पत्नी जो होंगे वो 1 से 2 साल या 3 साल का गैप रहेगा, तो 2-3 साल में कभी भी जनरेशन चेंज नहीं होती, जनरेशन चेंज होती है कम से कम 20 साल में, 15 साल 20 साल में। तो पति पत्नी को भी कैसे रिप्रेजेंट करना है, सेम जनरेशन है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि पति और ये हमारा पत्नी। तो क्योंकि भाई सेम जनरेशन है और सेम जनरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब समस्या ये आएगी कि भाई अगर हमारे सामने आ जाए कि ए बी की बहन है और बी सी की पत्नी है, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे कि ए बहन है बी की और बी पत्नी है सी की, इस तरीके। अब ये पत्नी है तो ये पति होगा, अभी मैं इस चीज को भी समझाऊंगा, लेकिन यहां पे ये भी ऐसी लाइन हो गई, ये भी ऐसी लाइन हो गई, हम बाद में ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई बहन कौन है, पति पत्नी कौन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो पति पत्नी वाला केस होगा उसे थोड़ा सा हम एरो को, या जो हमारी लाइन है उसे चेंज करेंगे। जैसे भाई बहन में तो सिंपल हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, जब पति पत्नी की बात आएगी तो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बना लेंगे, एरो में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमें याद रहे कि भाई कौन पति। अब देखिए अगर यहां पे ए बी की बहन है और बी सी की पत्नी है और मैं इसे ऐसे बना दूं, तो आपको पता क्लियर चल जाएगा कि हाँ भाई ये दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों बहन बहन है, तो यहां से चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर पति पत्नी है तो एरो बनाएंगे हम, और अगर आप भाई बहन है या भाई भाई हैं या कोई भी मतलब सेम जनरेशन है, तो वो क्या होंगे, हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दादा पोते की बात करें तो देखिए दादा पोते के लिए सब आपको पता है सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा यहाँ पे, दादा। सबसे पहले तो दादा पोते में जनरेशन गैप कितना आएगा, पहले दादा आएगा, फिर उसके बाद पिता आया होगा, फिर कहीं जाके पोता आया होगा, तो यानी कि 2 जनरेशन का गैप आएगा। तो 2 जनरेशन का गैप कैसे बनाना है, पहले दादा, फिर पिता, और फिर कहीं जाके कौन आएगा, पोता आएगा। तो यहां पे जनरेशन गैप कितने का हो गया, 2, क्योंकि 1 जनरेशन का गैप था तो हमने 1 लाइन बनाई, 2 जनरेशन का गैप है तो हम कितनी लाइन बनाएंगे, 2 लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए दादा और पोते की अगर मैं बात करूंगा तो कितनी जनरेशन के गैप आ गया, 2 जनरेशन का गैप आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है कि सेम जनरेशन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, पति पत्नी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम एरो बना लेंगे, 1 जनरेशन का गैप है तो 1 वर्टिकल लाइन, जैसे पिता पुत्र में भी माता पुत्री में भी। अब यहाँ पे चाचा भतीजा या चाचा भतीजी होता तो उनमें भी 1 ही जनरेशन का गैप होगा, दादा पोते दादी पोती होते तो 2 जनरेशन का गैप है। तो इस तरीके से आपको जेंडर गैप या जनरेशन गैप, देखिए जेंडर गैप, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, जेंडर गैप नहीं होगा, ये जनरेशन गैप होगा, ठीक है। अब मेरा ध्यान गया इस पे, तो ये क्या बनेगा हमारा, जनरेशन गैप बनेगा, तभी तो पीढ़ियों का अंतर आएगा। तो जनरेशन गैप क्या होगा हमारा, इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका 5वां। और कोई भी हो आपको यही देखना है कि भाई 2 नामों में कितनी जनरेशन का गैप है, 0 का है, 1 का है, 2 का है या 3 का है। तो इस तरीके से आप इजीली जनरेशन गैप को समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन नाम होते हैं, ठीक है,
कि कुछ कॉमन नाम होते हैं जो आपके कई कई व्यक्तियों के लिए एक ही प्रयोग हो जाता है। जैसे हम बात करें अंकल की, आपको पता है अंग्रेजी में अंकल बोला जाता है किस किस को बोलते हैं? चाचा को भी अंकल बोला जाता है, ताऊ को भी अंकल बोला जाता है, मामा को भी अंकल बोला जाता है, फूफा को भी अंकल बोला जाता है और मौसा को भी अंकल बोला जाता है। तो देखिए हिंदी में कितने नाम? 1 2 3 4 5, और इंग्लिश में केवल सभी के लिए क्या यूज होगा? अंकल यूज होगा। ठीक है, उसी तरीके से आंटी, चाची के लिए भी, ताई के लिए भी, ठीक है ना, चाची के लिए भी आंटी, ताई के लिए भी आंटी, मामी के लिए भी आंटी, बुआ के लिए भी आंटी, मौसी के लिए भी आंटी, सबके लिए क्या होगा? आंटी शब्द। मतलब देखो हिंदी में आपको 5 नाम याद रखने पड़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में आपको एक ही याद रखना होगा। दरअसल क्या होता है ना, ब्लड रिलेशन आपको इंग्लिश में थोड़ा आसान पड़ेगा, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाए इसके, ये भी आपको फायदा रहेगा। ग्रैंडफादर, अब देखिए दादा आ जाए या नाना की बात कर लें, दोनों के लिए क्या यूज होगा? आपका ग्रैंडफादर यूज होगा। ग्रैंडमदर, दादी की बात कर ले या नानी की बात कर ले, तो आंसर क्या आएगा? ग्रैंडमदर। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब आपके क्वेश्चन में क्वेश्चंस आएंगे, शायद अगर 1 2 होंगे, तो जहां आपको दादी और नानी का रिलेशन डिफाइन ना हो, तो वहां एग्जामिनर क्या करता है? दादी और नानी को हटा के एक विकल्प रख देता है ग्रैंडमदर। वो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखेगा ही ग्रैंडमदर, भाई इंग्लिश में तो विकल्प देना ही है उसे ग्रैंडमदर, तो वो हिंदी में भी क्या करता है? वो ग्रैंडमदर ही लिख देता है। अब हिंदी में पूछे चाहे इंग्लिश में पूछे, आंसर तो ग्रैंडमदर ही होना है। ऐसे ही आपका ग्रैंडसन हो जाएगा। देखो पोते की बात कर ले, चाहे देवते की बात कर ले, चाहे नाती की बात कर ले, देवता और नाती, देखो मैंने बताया था आपको सामाजिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देवता और नाती जो होते हैं ये सेम एक ही नाम है, ये अलग अलग नहीं होते हैं। देख लो ओब्लिक भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो कि चाहे तो आप किसी को देवता कह दो, चाहे नाती कह। अब ये होते क्या है? बेटे का बेटा, भाई पता भी तो होना चाहिए कौन क्या होता है। तो बेटे का बेटा आपका कहलाएगा पोता, और आपकी बेटी का बेटा, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका देवता। तो जो बेटे का बेटा होता है, या फिर हम कहते हैं नाती, जो बेटे का बेटा होता है वो क्या कहलाएगा? पोता कहलाएगा, और जो बेटी का बेटा होता है वो क्या कहलाएगा? देवता या नाती। इसी तरीके से ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती, देवती, नातिन, और नातिन के साथ साथ आपका एक नाम इसमें और आ जाता है, आपको वो भी मैं बता देता हूं, नवासी। तो ये 89 वाला नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। ओब्लिक लगा हुआ है, ओब्लिक का मतलब क्या होता है? या तो ये या ये। तो आपके सामने देवती लिखा आ जाए, नातिन लिखा आ जाए, या नवासी लिखा आ जाए, ये तीनों कौन होते हैं? ये सब आपकी बेटी की बेटी हैं। तो देखिए ये बेटी की क्या होंगी? बेटी की बेटी होंगी। सब तीनों के लिए एक ही नाम हो जाएगा कि बेटी की जो बेटी होंगी आपकी वो क्या कहलाएंगी आपके लिए? देवती, नातिन या नवासी। ऐसे आपका होता है ब्रदर इन लो। ब्रदर इन लो जेठ के लिए भी यूज हो जाता है, देवर के लिए भी हो जाता है, साला के लिए, साले के लिए भी हो जाता है, जीजा के लिए भी हो जाता है। तो मतलब हिंदी में तो 4 रिलेशन है और इंग्लिश में केवल एक ही है, ब्रदर इन लो। उसके बाद सिस्टर इन लो, नंद हो जाए, भाभी आ जाए, साली आ जाए, तो ये तीनों क्या है? आपके सिस्टर इन लो हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए 2 और होते हैं, एक आपका वो यहां पे मिस हो गए हैं, मैं बता देता हूं आपको, भतीजा, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, और भांजा। ठीक है, जो भतीजा और भांजा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेफ्यू। तो मैंने बताया था इंग्लिश के शब्द को ही एग्जामिनर क्या करता है? हिंदी में लिख देता है। दूसरा क्या होता है? भतीजी और भांजी। ये क्या होती है? आपकी नीस। और यकीन मानिए ये जो नीस वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है, और बच्चे उन्हें पता नहीं होता है भतीजी और भांजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और वो उसे छोड़ के चले आते हैं क्वेश्चन सोल्व करके। क्योंकि खुद मेरा एक ऑफलाइन स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया था कि सर मेरा आंसर आ रहा था भतीजी या भांजी, ऑप्शन में था नहीं, बताओ क्या करता, मैं छोड़ के आ गया मैं तो करके। मैंने उससे ऑप्शन पूछे तो उसने बताया मुझे कि बहन, डॉटर, नीस और पत्नी, ये 4 थे। तो आंसर क्या बनता उसका? नीस बन जाता, क्योंकि आपको पता है कि भाई नीस जो होता है वो भांजी या भतीजी दोनों के लिए आंसर काम करता है। तो इस तरीके से आपको ये 9-10 नाम है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 नाम है टोटल जो कॉमन यूज होते हैं हिंदी और इंग्लिश में। थोड़ा सा
सहूलियत बनाने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और नाम होते हैं, उसका भी हम थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी जान लेते हैं। क्या पता एग्जामिनर कई बार क्या हो जाता है, वो इंग्लिश में ही ऑप्शन को रख देता है। जैसे अगर हम बात करेंगे ससुर की, या अगर हम बात करें सास की, तो सास क्या होती है? मदर इन लॉ। ऐसे ही ससुर क्या होता है? ससुर होता है आपका फादर इन लॉ। उसके बाद अगर हम बात करें दामाद, क्या होता है? दामाद होता है आपका सन इन लॉ। उसके बाद बहू क्या होती है? बहू के लिए हम क्या यूज करते हैं? बहू के लिए हम यूज करते हैं डॉटर इन लॉ, कि अगर बेटी है तो डॉटर और बहू है तो डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो ये कुछ नाम होते हैं जो कॉमन है, हिंदी में इंग्लिश में आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज के आगे। अब हम बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन में जो फैमिली बनती है वो किस तरीके से बनते हैं। तो हम अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो एक ट्री टाइप में बना लेते हैं। कैसे? कि मान लो सबसे पहले देखो दो साइड से बनेगा, एक पैटर्नल, बल्कि हम उसे मर्ज ही कर लेंगे। मान लेते हैं हम कि एक दादा हैं और दादी हैं। ठीक है, तो ये परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं। इनके कुछ बच्चे हुए, मान लेते हैं इनके 4 बच्चे हुए। एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, एक का नाम गीता और एक का नाम संगीता। ठीक है, मान लेते हैं 2 इनके बेटे हैं और 2 इनकी बेटियां हैं। ठीक है, राम की शादी होती है, राम की शादी होती है किससे? सीमा से। चलिए, संगीता की शादी हो जाती है करण से। अब देखिए कैसे बढ़ता चला जाएगा। राम और श्याम अभी कुंवारा है और गीता भी अभी कुंवारी है। चलिए, राम के एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। ऐसे ही आपकी संगीता या करण के भी एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। फिर देखिए जो सीमा है, सीमा के भी तो माता पिता होंगे, तो सीमा के मान लो सीमा की माता है रश्मि और सीमा के पिता हैं केशव। ठीक है, कि केशव और रश्मि जो हैं वो किसके पिता माता पिता हैं? सीमा के। तो देखिए अगर हम इन बच्चों की बात करें, इन दोनों की, तो इनके लिए अब मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर देता हूं। देखो पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड कैसे चलेगी। अगर मैं इनके दोनों बच्चों के लिए बात करूं, ये जो बेटा और बेटी हैं, तो इनके लिए राम, श्याम, गीता, संगीता और दादा और दादी, ये सब कहलाएंगे पैटर्नल साइड। जबकि इन दोनों के लिए रीमा, या रीमा के लिए हम एक और, सीमा के लिए हम एक और बना रहे, सीमा की बहन है संजना। ठीक है, और इसका एक भाई भी है जिसका नाम है रघु। चलिए अब देखिए सीमा के लिए, भाई जो ये बेटा बेटी हैं, सीमा तो इनकी माता लगेगी। सीमा की जो माता हैं वो इनके लिए क्या काम करेंगी? नानी का। सीमा के जो पिता हैं वो इनके लिए क्या काम करेंगे? नाना का। सीमा की बहन मौसी बनेगी और सीमा का भाई क्या बनेगा? मामा। तो ये सारे जो रिलेशन हैं, मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। अब मैं पैटर्नल और मैटरनल को डिवाइड कर देता हूं यहां पे, कि ये वाला पोर्शन देखिए, ये इस तरीके से अगर मैं इसे डिवाइड करूं यहां पे, तो ये येलो लाइन के लेफ्ट साइड का जो है वो तो आपका कौन सा है? मैटरनल। इन बच्चों के लिए, मैं इन दोनों बच्चों की बात कर रहा हूं केवल। और जो राइट साइड का है, इधर वाला और इधर वाला जो है, ये आपका, या फिर मैं इन्हें कर दूं हाईलाइट, तो ये पांचों, ये किधर से कनेक्शन बनाएंगे? मैटरनल साइड से। और 1 2 3 4 5 6,
ये कहां से बनाएंगे, पैटर्नल साइड से। तो इस तरीके से एक ट्री बनता चला जाता है, शाखाएं आपके क्वेश्चन की बनती चली जाती हैं। इसी तरीके से हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हम इन दोनों बच्चों की बात करें तो जो भी करण से रिलेटेड होंगे, करण के माता पिता हो, करण के भाई बहन हो, तो वो क्या कहलाएंगे, पैटर्नल साइड से। जो भी संगीता से रिलेटेड होंगे, जैसे ये सब लोग जो हैं, ये सब लोग किससे रिलेटेड हैं, संगीता के परिवार से रिलेटेड हैं, तो ये सब इनके लिए क्या कहलाएंगे, मैटरनल साइड से कहलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पैटर्नल और मैटरनल का जो सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है हमारी। अब हम अपने कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन क्या है, जिससे आपको समझ बने कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से होता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है तो बी का ए से क्या संबंध है। यदि ए बी का भाई है तो बी का ए से क्या संबंध है। देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जब भी आप ब्लड रिलेशन करोगे आपको जेंडर पता होना बहुत जरूरी है। और जेंडर दो तरीके से होते हैं, एक महिला और एक आपका पुरुष। महिला के लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे और पुरुष के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे। मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था आपको ये वाला, कि महिला के लिए हम माइनस का यूज करेंगे और पुरुष के लिए प्लस का। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है, तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है यदि ए बी का भाई है। अब देखिए भाई है ना, और भाई कौन सी जनरेशन में आता है, भाई आता है सेम जनरेशन में। और सेम जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब कह रहा है ए बी का भाई है, तो ए जो है वो भाई है किसका, बी का। क्लियर, यहां पे हमें चीजें पता चल गई कि ए जो है वो बी का भाई है। पूछ क्या रहा है हमसे, तो बी का ए से क्या संबंध है। अब देखिए आधे बच्चे तो क्या करते हैं ना, आंसर बताने में ही गड़बड़ कर देते हैं कि भाई उसने पूछा क्या है। तो आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है, उसके लिए मैं आपको साधारण सा तरीका बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति के बाद भी ये से लगा होगा, देखो बहुत ध्यान से समझना, कि जिस व्यक्ति के बाद भी ये से शब्द आएगा वो व्यक्ति, यानी कि देखो से किसके बाद आ रहा है, ए के बाद आ रहा है, यानी कि ये जो ए है ये इस बी को क्या कहेगा या क्या कह के बुलाएगा, हमें ये बताना होता है। ठीक है, कह रहा है यदि ए बी का भाई है, तो ए आपको पता है भाई है किसका, बी का। अब बी का हमें जेंडर नहीं पता, देखो हमें केवल बी के बारे में इतना पता है कि ए उसका भाई है, लेकिन बी का जेंडर तो नहीं पता हमें, तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाएंगे। पूछा क्या है, बी का ए से क्या संबंध है। तो देखिए ए जो है वो बी को क्या कहेगा, अब बताओ मुझे, ए जो है वो बी को क्या कहेगा। अब ए तो बी का भाई है लेकिन बी के बारे में नहीं पता, तो हो सकता है बी जो है इसका भाई हो, या हो सकता है बी इसकी बहन हो, क्योंकि बी का हमें जेंडर नहीं पता। ऑप्शन क्या है हमारे, ए ऑप्शन है बहन, बी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है बेटा, और डी ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखिए हमारा आंसर क्या रहा है, भाई या बहन। अब भाई अलग दे रखा है ऑप्शन में, बहन अलग दे रखा है, तो ये तो आंसर नहीं लगा सकते हम। तो इस केस में हम आंसर क्या लगाएंगे, हमारा आंसर लग जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हां अगर ये सी ऑप्शन में बेटे की जगह वो क्या रख देता कि ए या बी, कि भाई सी ऑप्शन हमें क्या रखता कि या तो ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, फिर हम इसे सही कर देते। लेकिन उसने तो हमें क्या दे रखा है, बेटा दे रखा है सी ऑप्शन में, तो अगर इसको हटा के वो ए या बी करता तब हम कह देते कि सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है हमारा आंसर, अभी हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए जेंडर का आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं आप पे कि जेंडर अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको अपनी तरफ से नहीं मान लेना है। बच्चे क्या कर देते हैं, ए बी का भाई है तो बी की बहन हो जाएगी, बी ए की बहन हो जाएगी, या बी ए का भाई हो जाएगा। भाई तुम्हें पता भी तो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है देखो भाई बहन, ये चीज भी बतानी मैं भूल गया आपको कि भाई या बहन या भाई भाई, ये जो शब्द यूज होंगे वो ध्यान रखना, केवल एक ही माता पिता की
संतान के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भाई बहन शब्द यूज होगा वो एक ही माता पिता, सहोदर भी बोल देते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो इन्हें सहोदर भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रयोग होगा, यानी कि जो सहोदर हैं। सहोदर का मतलब है एक ही उदर। उदर का मतलब क्या? देखो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो करेंगे सह प्लस उदर। सह का मतलब होता है एक, तो सह प्लस उदर। उदर क्या होता है? उदर का मतलब होता है पेट, यानी कि एक ही पेट से जन्मे हुए बच्चे क्या कहलाएंगे? आपके भाई बहन कहलाएंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सहोदर भी शब्द आ जाता है कि ए और बी सहोदर हैं। ठीक है, तो या तो वो भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगे या भाई बहन होंगे। तो अब कहोगे आप इसके अलावा सबके लिए हम एक ही शब्द यूज करेंगे, कजिन। ठीक है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, सबके लिए क्या यूज होगा? सबके लिए आपका कजिन शब्द यूज होगा, क्योंकि चाहे मामा के बच्चे हों, चाहे बुआ के बच्चे हों, चाहे चाचा के बच्चे हों, चाहे ताऊ के बच्चे हों, चाहे फूफा के बच्चे हों, सब क्या होंगे? आपके लिए कजिन का काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको भाई बहन और कजिन में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहां मेरा आंसर क्या था? ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि बी का जेंडर मुझे नहीं पता है, बी प्लस भी हो सकता है, बी माइनस भी हो सकता है, तो बी भाई भी हो सकता है, बी बहन भी हो सकता है। तो मैंने क्या आंसर लगा दिया कि भाई आंसर तो मुझे पता है कि भाई है या बहन है, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं। तो एग्जैक्ट बताने के लिए तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा, और अभी तो जो मेरा आंसर आएगा वो ज्ञात नहीं कर सकते आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं एक और लेके आया हूं आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि यदि ए बी का पुत्र है, यदि ए बी का पुत्र है तो बी का ए से क्या संबंध है? कह रहा है ए बी का पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। कौन है? ए है। तो यानी कि मैंने बताया था बड़ा व्यक्ति, देखो पुत्र है तो यानी कि जनरेशन गैप कितने का होगा? एक का। किसका पुत्र है? बी का। कौन है? ए। अब ए पुत्र है हमें पता चल गया, तो ए को क्या कर देंगे? प्लस। अब पूछा क्या है? बी का ए से क्या संबंध है, मतलब ये जो ए है ये इस बी को क्या कहेगा? अब बताओ ए बी को क्या कहेगा? ए का तो हमें पता चल गया पुत्र है। अब पुत्र किसके होते हैं? पुत्र या तो माता का होता है या पिता का होता है। अब देखिए आपको पता है फिर से हमें बी का जेंडर नहीं पता। अब बी का अगर जेंडर नहीं पता है तो माता पिता भी नहीं पता होगा, लेकिन हमें एक बात कंफर्म है कि या तो माता होगा या पिता होगा। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है पिता, बी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है बहन, डी ऑप्शन है माता और ई ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका भी देखियो आंसर तो मुझे पता है कि या तो माता आएगा या पिता, लेकिन मेरे ऑप्शन में माता भी दे रखा है पिता भी दे रखा है, तो मैं यहां भी क्या आंसर लगा दूंगा? ऑप्शन नंबर ई, ज्ञात नहीं कर सकते। या तो मुझे भाई एक ऑप्शन नहीं मिलता कि भाई पिता खत्म कर देता तो मैं आंसर लगा देता माता, या फिर माता खत्म कर देता तो आंसर लगा देता पिता, लेकिन यहां पे उसने कोई भी विकल्प हटाया भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। जेंडर नहीं पता है तो आंसर नहीं आएगा, जेंडर अगर पता चल रहा है तो आंसर आ जाएगा। इन्हीं बातों का देखो आपको बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना है। बेसिक चीजें आज हम पढ़ रहे हैं, कल की क्लास में हम इसे और आगे लेके जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कैसे कैसे क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, सारी चीजें वन बाय वन हम इसमें डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज भी हम कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इसके जो एग्जाम में आए हुए हैं वो करेंगे, और सारे क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं इस बार आपके प्रीवियस ईयर है। देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको अभी करा रहा हूं ये किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो केवल आपको 3-4 क्वेश्चन समझ क्रिएट करने के लिए हैं। कैसे हम जेंडर को डिफाइन करेंगे, कैसे हमें जेंडर अगर नहीं पता है तो किस तरीके से आंसर करना है, तो ये चीजें बता रहा हूं। किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे जो यहाँ पे हमें दे रखा है कि भाई किसका बताना है, कैसे बताना है, तो ये सब चीजें मैं आपको इन 4-5 क्वेश्चन में कराऊंगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे एग्जाम वाले क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यदि ए बी की माता है तो बी का ए से क्या संबंध है? अब देखिए ए बी की माता है, कौन है माता? ए। तो ए माता है किसकी? अब माता है तो बड़ी होगी, वो किसकी माता है? बी की, तो बी छोटा होगा। अब हमें देखो ए का तो जेंडर पता है, क्योंकि ए क्या है? ए जो है वो माता है बी की, तो ए क्या है? माइनस। बी के बारे में नहीं पता, पूछा क्या है? बी का ए से क्या संबंध है। अब ये जो ए है ये बी को क्या कहेगा? अब मुझे बताओ ये जो ए है ये इस बी को क्या कह के बुलाएगा? आपको पता है कि अगर कोई माता है तो अपनी संतान को या तो वो पुत्र कहेगी या पुत्री कहेगी। अब हमें बी के बारे में पता तो है नहीं कि वो मेल है या फीमेल है,
तो यहां ऑप्शन देखते हैं, पुत्र, पिता, पुत्री, भाई। तो देखो पुत्र भी ऑप्शन में है, पुत्री भी ऑप्शन में है, तो यहां भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो या तो देखो मुझे ऑप्शन में उसे हटाना पड़ेगा, या फिर उसे किसी एक को ऑप्शन में रखना पड़ेगा, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, हमारा आंसर सीधा सीधा आएगा। तो इस तरीके से आप इजीली चीजों को समझ सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी की पत्नी है तो बी का ए से क्या संबंध है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ चीजें कॉमन आ जाती हैं। कह रहा है ए बी की पत्नी है। अब देखो ए बी की पत्नी है तो क्या होंगे, सेम जनरेशन। सेम जनरेशन कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, कि भाई ए पत्नी है किसकी, आपको पता है पति पत्नी को हम एरो से, हॉरिजॉन्टल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी पत्नी है, बी की। तो देखिए ये जो पति पत्नी वाला केस होता है, तो जो ये पति पत्नी वाला केस है, यहां अगर आपको एक का जेंडर मिल जाए, ठीक है, अगर आपको इस केस में एक का जेंडर पता हो तो दूसरे का, देखिए ये लिख भी सकते हैं आप, आपको अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अच्छे से इन्हें लिख सकते हैं, दूसरे का जेंडर अपने आप, क्योंकि आपको याद रखना है, और अगर आप 2 महीने बाद नोट्स उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसलिए हुआ कि अगर एक का जेंडर पता है तो दूसरे का जेंडर अपने आप डिफाइंड हो जाता है। कब, पति पत्नी केस में। यहां पे देखिए विवाहित जोड़ा भी आ जाता है कई बार, कि ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, तो यहां हम नहीं बताएंगे कौन मेल है कौन फीमेल है। देखिए बात है एक का जेंडर पता हो, यहां तो हमें किसी का भी नहीं पता, कि हमें इतना तो पता है कि भाई ए और बी दोनों विवाहित हैं, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है ये इसमें नहीं पता। लेकिन यहां तो उसने कह दिया ना कि यदि ए बी की पत्नी है, तो भाई अगर ए बी की पत्नी है तो बी कंफर्म है कि बी जो होगा वो पति होगा। पूछा क्या है, बी का ए से क्या संबंध है, तो से किसके बाद आ रहा है, ए के, ये जो ए है ये इस बी को क्या कहेगा। अब बताइए ए पत्नी है तो बी क्या होगा, इसका पति होगा। तो ये एक रिलेशन ऐसा होता है कि यहां अगर हमें एक का जेंडर पता है तो दूसरे का अपने आप डिफाइन हो जाता है। बाकी आप और क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें हमें एक का पता था इसका नहीं पता, इसमें हमें इसका पता था इसका नहीं पता, इसमें हमें इसका पता है इसका नहीं पता। लेकिन अगर हम पति पत्नी वाले केस में करें तो हमें ए का अगर पता था तो बी का ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि पति पत्नी का अगर केस दिया है तो आपको यहां क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ज्ञात नहीं कर सकते लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ए पत्नी है तो बी उसका पति होगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीके से आप ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन हैं उन्हें इजीली आप कर सकते हैं। तो हमारी जो आगे वाली स्लाइड में क्वेश्चन आएगा वो जो अब आएगा वो एग्जाम वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, किस तरीके से। और देखिए यहां अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आपका मैंने आज की क्लास में केवल बेसिक क्लियर किया है। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं, पूरा का पूरा जो रिवीजन है वो हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। कि सबसे पहले हमने जाना था कि भाई ब्लड रिलेशन जो है उसमें आपको आप थोड़े से सामाजिक होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो रिश्तेदारी है या रिश्तेदारी में जो जो लोग हैं उनका आपसे क्या संबंध है। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि जो पिता की तरफ के संबंध होते हैं वो पैटर्नल साइड के कहलाते हैं, जो माता की तरफ के संबंध होते हैं वो मैटरनल साइड के कहलाते हैं, ठीक है। रिलेशन में बुआ का भतीजे का होता है, चाचा का भतीजे का होता है, ताऊ का भतीजे का होता है, मामा का भांजे का होता है। हम अगर कहें तो पैटर्नल साइड से जितने भी बच्चे होते हैं वो भतीजे और भतीजी होती हैं, ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हो। और मैटरनल साइड से जो होते हैं वो भांजे व भांजी होती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार मौसी भतीजी लगा देते हैं बच्चे, तो मौसी भांजी होता है, मामा भांजा होता है, मौसा भांजा होता है। मौसा मौसी के भतीजे नहीं होते, भतीजे पैटर्नल साइड से होंगे, बुआ के, फूफा के, चाचा के, ताऊ के, इनके भतीजे होंगे। मामा के, मौसा के, मौसी के, मामी के, इन सब के लिए क्या लगोगे, भांजे और भांजी लगोगे। कन्फ्यूजन ही तो क्वेश्चन को गलत कराएगी। उसके बाद हमने जाना कि किस किस तरह का क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। तो हमारे एग्जाम में साधारण प्रश्न यानी कि जो सिंपल आपको सेंटेंस जैसे मैंने आपको कराए भी हैं 3-4 क्वेश्चन,
वो तो एक एक सेंटेंस के थे, तो दो दो तीन तीन सेंटेंस के भी आएंगे, जैसे हम कल की क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो पहेली पे आधारित प्रश्न आते हैं, कोडेड आते हैं, मैंने बताया था A*B, A@B, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। और फिर आएगा आपका कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए या एक व्यक्ति की तरफ सांकेतिक प्रश्न भी इसे बोल देते हैं हम। उसके बाद हमने जाना था कि भाई जेंडर इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का, अगर वो महिला है तो हम उसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, पुरुष है तो प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जनरेशन गैप जाना था। जनरेशन गैप में हमने 5 चीजें पढ़ी थी। 5 चीजें कौन कौन सी थी हमारी? 5 चीजें थी हमारी, एक तो पिता और पुत्र का, एक माता और पुत्री का, कि भाई अगर पिता और पुत्र या फिर दो व्यक्तियों के बीच में एक जनरेशन का गैप है तो हम उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल लाइन से, जैसे पिता पुत्र और माता पुत्री, इसमें भी एक जनरेशन का है तो वर्टिकल लाइन। अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है तो हम उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, जैसे भाई बहन आ जाएंगे, भाई भाई आ जाएंगे, कजिन आ जाएंगे, तो वो सब किससे रिप्रेजेंट होंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। इसके साथ साथ पति पत्नी भी जो आते हैं वो सेम जनरेशन में आते हैं, तो पति पत्नी के लिए भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, लेकिन हम उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन में एरो बना लेंगे ताकि भाई बहन और पति पत्नी का डिफरेंस बना रहे। उसके बाद अगर हम बात करें 2-3 जनरेशन का गैप आ जाए, जैसे दादा पोता होता है, इसमें 2 जनरेशन होती है कि भाई दादा से पिता और पिता से कहीं जाके पोता आया होगा, तो एक जनरेशन का गैप दादा और पिता में, एक जनरेशन का गैप पिता और बेटे में, यानी कि यहाँ पे दादा और पोते में कितनी जनरेशन का गैप आ जाएगा? 2 जनरेशन। तो इस तरीके से हमने जनरेशन गैप को जाना। फिर हमने जाना कि कुछ कॉमन नाम होते हैं जो आपके यूज होते हैं सभी रिलेशन के लिए, जैसे अंकल आप किस किस को कह सकते हो? चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, मौसा, या जो भी अननोन है सबको आप अंकल कह देते हो अगर आपके पिता की उम्र के हैं। देखिए आपकी पिता की उम्र के जो व्यक्ति होंगे या आपकी पिता की जनरेशन के जो व्यक्ति होंगे आप उन्हें अंकल कहोगे। ऐसा नहीं है कि आपके पिता के पिता की उम्र को भी आप अंकल कह दोगे। तो यहाँ पे एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जो आपकी पिता की जनरेशन के लोग होंगे उन्हें आप क्या कहोगे? अंकल। जो आपकी माता की जनरेशन के एज के लोग होंगे उन्हें आप क्या कहोगे? आंटी। उसके बाद आपके दादा दादी की या नाना नानी की जो उम्र के लोग होंगे उन्हें आप क्या कहोगे? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। फिर अगर सपोज करो आपके दादा दादी के बच्चों के भी बच्चे आ जाएं तो ग्रैंडसन। और अगर देखो पड़पोता आ जाता है, कई बार देखो कुछ चीजें छूट जाती हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। पड़पोता जो होता है वो आपका ग्रैंडसन के पीछे आप ग्रेट और लगा दो, ग्रेट ग्रैंड सन। पड़पोती के लिए ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो अगर पड़पोता है, वैसे तो बहुत कम आता है लेकिन कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ग्रैंड डॉटर कौन होती है? पोती होती है, देवती होती है, नातिन होती है, नवासी। नातिन को नवासी भी बोल देते हैं। आपने हलचल मूवी देखी होगी, अक्षय खन्ना की, अमरीश पुरी की, बहुत सारे एक्टर हैं, अरशद वारसी भी है उसमें। हलचल मूवी जो है आपकी, हलचल मूवी में आपने देखा होगा जो वो नानी रहती है, नानी की देवती जो होती है वो, जिसमें करीना कपूर ने रोल किया है, तो वहां पे वो नवासी बोलते हैं उसे। तो आपको ये भी ध्यान रखना। और ये नवासी शब्द एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है? नवासी। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं इसे कि ये शब्द क्या लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ है नवासी, ठीक है। तो नातिन, देवती, नवासी, तीनों शब्द क्या है? सेम है। ब्रदर इन लो क्या होते हैं? जेठ, देवर, साला, जीजा, ये सब जितने भी इस जनरेशन के या आपकी जनरेशन के जो आपके रिलेटिव होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके ब्रदर इन लो कहलाएंगे। सिस्टर इन लो में नंद आ जाएगी, भाभी आ जाएगी, साली आ जाएगी, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद मैंने बताया था भतीजे और भांजे के लिए हम नेफ्यू यूज करते हैं, और भतीजी और भांजी के लिए हम क्या यूज करते हैं? नीस यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फैमिली ट्री बताया था कि पैटर्नल साइड में कौन कौन से रिलेशन आते हैं, मैटरनल साइड में कौन कौन से रिलेशन आते हैं, और फिर हमने 3-4 बेसिक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। कल की क्लास में हम एग्जाम वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। इस तरीके से आपको देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं वो आपके एसएससी में पूछे गए सवाल लेके आया हूं। सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे हैं। सीजीएल टीयर 1 12 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन कल की क्लास में हम इसे करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आपने समझा है। वैसे तो मैं कल इसे डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और चैनल अगर कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि हमें भी नोटिफिकेशन, जैसे ही हम कोई अपडेट डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमें
आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेशन। अगर कंटेंट पसंद आया तो एक आप अपना वैल्यूएबल कमेंट भी कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। चलिए थैंक यू, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।